हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। मैं मेजर धनंजय सिंह कुछ सवालों के साथ फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। कल जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, उसके विषय में जाना था कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन को भी ठीक उसी रूप में दिया हुआ है और जिसको कल हम लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस करके समझ करके किया हुआ है। फिर उसी क्वेश्चन को उसने रिपीट किया हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि उस क्वेश्चन को आप करें। और अब इस दूसरे क्वेश्चन को देखें। दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं या समपाती हैं, आप इसको ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा A1/A2 इजिकल टू A1/A2, B1/B2, C1/C2 के संदर्भ में हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण का मूल स्वरूप क्या होता है। और चूंकि युग्म दिया गया है तो हमें भी उसे युग्म के रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और उससे इसकी तुलना करके इसके गुण धर्म को जानना होगा कि किन स्थितियों में A1/A2 और B1/B2 या C1/C2 से किन परिस्थितियों में किस प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं और उन संबंधों के द्वारा उनके गुणों को हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए हम उसके मूल स्वरूप को देखते हैं। द्विघात समीकरण का मूल स्वरूप तो होता है ax स्क्वायर प्लस बी ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। लेकिन वो द्विघात समीकरण होता है। जब हम इसे रैखिक समीकरण के रूप में लिखते हैं तब क्या होता है। रैखिक समीकरण में सीधी सी बात है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चर की घात होगी सदैव क्या होगी, एक होगी। चर की घात एक होगी। तो जब हम उस चर को जिसमें दो वेरिएबल्स हों उसको समीकरण के रूप में व्यक्त कर रहे होते हैं तो उसका मूल स्वरूप क्या होता है उसको लिखेंगे। और चूंकि युग्म कह रहा है, युग्म माने जोड़ा, युग्म माने जोड़ा दो, इसलिए हम उसको जोड़े के रूप में समीकरण को दिखाएंगे। और या A1x प्लस B1y प्लस C1 इसको कर दीजिए इजिकल टू 0। यह हमारा रैखिक समीकरण है। इसका दूसरा लिख लें, क्योंकि युग्म बना रहा है तो हम केवल इसके कोफिशिएंट को ही बदल देंगे और कुछ नहीं करेंगे, केवल उसके कोफिशिएंट को बदल देंगे। चर राशियां तो हमारी वही होंगी। यहां हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इजिकल टू 0। और अब इसकी हम तुलना करते हैं। जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनके संबंधों को किस प्रकार से निरूपित करेंगे। तो आइए A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के संबंधों के आधार पर इनके गुण धर्म की विवेचना करें। तो जब A1/A2 is not equal to B1/B2, A1/A2 is not equal to B1/B2, तो ये रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। A1/A2 is not equal to B1/B2, तब रेखाएं एक दूसरे को
प्रतिच्छेदित करेंगी। और वह कोई ना कोई उसका बिंदु होगा। जब वो रेखा एक दूसरे को कहीं काटेगी तो कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जहां पर वो काटेंगी, और उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। फिर अब इसको आगे की ओर देखें। जब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ध्यान दीजिए, जब x के गुणांकों में दोनों समीकरण दिए गए हैं और दोनों समीकरणों के गुणांकों में x के तथा y के गुणांकों में एक निश्चित अनुपात होगा, एक निश्चित अनुपात होगा, तो वैसी स्थिति में, और C1 बाई C2 उसकी डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, कोई एक अचर पद है, जैसे 8 है, 9 है, 10 है, 5 है, 4 है, कुछ भी ले लें, लेकिन उनके चरों में एक निश्चित अनुपात होगा, तब वो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल। पैरेलल, ये पैरेलल लाइन्स होंगी एक दूसरे के, PRRA, पैरेलल, पैरेलल होंगी। और क्या ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी? जब वो समांतर होंगी तो सदैव इनके बीच में एक निश्चित दूरी होगी। ये जितनी दूर जाएंगी उनमें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इनको मिले, क्योंकि जब बीच में दूरी सदैव बराबर रहेगी तो आगे चलकर इनके मिलने की संभावना हाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, असंभव है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? असंगत। क्या कहेंगे? असंगत। और ध्यान दीजिए, पहले वाले में जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो भी होंगी कहीं ना कहीं मिल रही है ना, इसका मतलब कि वह भी संगत है। और जब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तब रेखाएं समांतर होंगी और वो कहीं भी नहीं मिलेंगी, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? असंगत। अब इसका तीसरा पॉइंट आप देखें, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। अब जब सारे के सारे इसके अनुपात, सारे रेशियोज इसके आपस में बराबर होंगे तो क्या दूसरे अलग से एक दूसरी रेखा की कल्पना की जा सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। जब सब अनुपात वही होगा, जब A1 बटा x के गुणांकों में, y के गुणांकों में और अचर पदों में जब अनुपात उनका एक ही होगा, ऐसी स्थिति में वो एक ही रेखा को निरूपित करेंगी और उसे हम लोग कहते हैं संपाती। उसे कहते हैं संपाती, और इसको कोइंसाइड कहते हैं। कोइंसाइड, और इससे एक ही रेखा निरूपित होगी। इस पूरे A1 बाई A2, B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 जब संपाती होंगे तो केवल एक रेखा निरूपित होगी, एक रेखा निरूपित होगी। और बताएं, क्या
ये संगत हैं कि असंगत हैं। तो जब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा आच्छादित कर रही है, उसको ढक रही है, उसको कोइंसाइड कर रही है, उसी पर संपाती हो रही है, तो इसका मतलब कि वह भी क्या होगी, संगत होगी। उसे क्या कहेंगे, संगत। तो ध्यान दीजिए, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। और जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है वही पॉइंट उसका संगत पॉइंट होता है, संगत बिंदु होता है, और वही उसका सॉल्यूशन भी होता है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो रेखाएं समांतर होंगी, और जब समांतर होंगी तो उनमें कोई पॉइंट एक दूसरे पर नहीं मिलेगा, इसलिए उसे हम असंगत कहते हैं। और a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसका अर्थ कि इनके रेशियो में एक निश्चित अनुपात है, अतः रेखाएं संपाती होंगी, जिसको कोइंसाइड कहते हैं आप। और वह रेखा एक ही रेखा को निरूपित करेगी, अर्थात एक रेखा दूसरे रेखा को आच्छादित करेगी, उसको पूर्ण रूप में ढक लेगी, और उसके सारे बिंदु उसी पर चूंकि पड़ रहे हैं, इसलिए उसे क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम इसकी तुलना करेंगे, बार बार इसको लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा। हम इसकी तुलना करेंगे। आप यहां देख लें, a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -4 और c1 इज इक्वल टू 8। दूसरे को देखें, a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू -9। यहां लिखें a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। पहले इसकी तुलना करके हम देख लें, अगर इसकी तुलना में बराबर आ जाएगा तो फिर आगे वाले को चेक करेंगे कि c1 बाई c2 क्या हो रहा है, जिससे इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है या प्रॉपर्टी वही रह रही है। तो इसको पहले देख लेते हैं। यहां पर देखें, a1 की जगह पर लिखेंगे 5 और a2 की जगह पर 7 इज इक्वल टू b1 की जगह पर -4 बाई b2 की जगह पर 6। ध्यान दीजिए, क्या 5 बाई 7 बराबर है -4 बाई 6 के? नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, नॉट इक्वल टू। 5 बाई 7 -4 बाई 6 के इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए इज इक्वल टू को हम लोग कट करके कहेंगे नॉट इक्वल टू। 5 बाई 7 इज नॉट इक्वल टू -4 बाई 6। अब अभी आपको हमने बतलाया था कि जब b1 a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ऐसी स्थिति में रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती है। यह होती है प्रतिच्छेदी। और यह क्या होगा, संगत होगा क्या, संगत। चूंकि नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अर्थात एक बिंदु पर वह जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो यह होगा संगत। जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो उसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। और केवल लिख देंगे कि यह प्रतिच्छेदी है तथा यह संगत है। फिर आप दूसरे को देख लें। अब ठीक इसी तरह से आप देखें दूसरे को, a1 की जगह पर 9, a2 की जगह पर 18 इज इक्वल टू b1 की जगह पर 3, b2 की जगह पर 6। अब यहां हम देखते हैं 9 कने 9, 9 दूनी 18, अर्थात 1/2, और यहां
तीन करने, 3 3 दूनी 6, 1/2। देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आ गया। तब हमें आगे चलना पड़ेगा चेक करने के लिए क्या C1/C2 है। तो अब इसको हम आगे की ओर देखें। C1/C2 अर्थात C1 की जगह पर 12 और C2 की जगह पर 24। 12 करने 12, 12 दूनी 24, तो यह भी हो गया 1/2। अर्थात A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यह बराबर हो गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब इनके संबंध निश्चित हैं, उनका अनुपात एक निश्चित अनुपात हो रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक रेखा दूसरे रेखा को पूर्णतः आच्छादित करेगी। और पूर्णतः आच्छादित करने को हम क्या कहते हैं? संपाती। क्या कहते हैं? संपाती। यह संपाती होगी तथा इसको अंग्रेजी में आप कोइंसाइड कहते हैं। कोइंसाइड, ठीक है। जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तो संपादित होगी, संपाती होगी और उसे कोइंसाइड कहेंगे। अब पूछेगा कि संगत होगी कि असंगत। तो जब सारा पॉइंट एक दूसरे को आच्छादित कर रहा है, जब इसके x और y के कोफिशिएंट से इसकी वैल्यूज को हम निकालते हैं, तो हम देख रहे हैं कि सारे वैल्यू एक दूसरे को आच्छादित कर रहे हैं। इसका मतलब कि उसी पर पड़ रहे हैं, और जब उसी पर पड़ेंगे तो क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत। इस तरह से आप इसके शेष सवालों को करेंगे। मैंने यह दूसरा सवाल किया। अब आप इसको 6x - 3y + 10 2x - y + 9 को करेंगे। केवल आपको यह देखना है कि A1/A2 और B1/B2 में क्या संबंध है। अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो उस समय क्या हो जाएगा? रेखा एक दूसरे को आच्छादित करेगी। लेकिन इसको देखें, तीसरे क्वेश्चन को यहां आप देख लें। एक A1 की जगह पर लिखिए 6, A2 की जगह पर 2, B1 की जगह पर -3, B2 की जगह पर -1। उसके कोफिशिएंट को लिखा जाता है और ध्यान दीजिएगा उसके चिन्ह के साथ लिखते हैं। ऐसा नहीं कि उसके चिन्ह को आप भूल जाओगे, केवल उसके डिजिटल वैल्यू को लिख दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसके साइन के साथ लिखना होगा। और यहां देखें आप 10/9। अब इसमें संबंध हम देखेंगे कि क्या कौन कौन बराबर है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको हम कट करेंगे। तो इसको देखें तो यह हो गया 3 2 3 आई 6, और इससे इसको काट दें तो यह हो गया 3 और यह 10/9। 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 10/9 पॉसिबल है? नहीं, इसलिए क्या होगा? नॉट इक्वल टू। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसी स्थिति में क्या होगा? रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। क्या होगा? जब A1/A2 और B1/B2 अर्थात x के और y के जो भी वैल्यूज आएंगे वो एक निश्चित अनुपात में वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, और उनके बीच की दूरी केवल अलग है, जो कि डिसाइड करता है C1 C2 डिसाइड करेगा कि उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, कम है अधिक है। लेकिन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 यह दर्शा रहा है कि जब ये बराबर हैं और इनके बीच में एक दूरी है, तो जो भी वैल्यू आएंगी वो बराबर आती जाएंगी, लेकिन दूरी भी वही आगे की ओर बढ़ती जाएगी और क्रमशः बढ़ती जाएगी, जो कि कहीं मिल नहीं रही है। इसलिए ऐसी रेखा क्या कहलाती हैं? समांतर रेखा होती है। ऐसी रेखाओं क्या कहते हैं? समांतर। समांतर रेखा होगी। इसको आप क्या कहते हो? पैरेलल।
पैरेलल लाइंस। अब बताइए ये संगत है कि असंगत है? जब ये रेखा कहीं मिलेगी ही नहीं तो क्या कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसको ये एक दूसरे को काट पाएंगे? और मिल ही नहीं रही है। दोनों बात हम लोग कर रहे हैं कि रेखा ऐसे चल रही है कि कहीं मिलेगी नहीं, और फिर यह भी कर रहे हैं कि ढूंढो क्या कहीं एक दूसरे पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, क्या मिल रही है। बिल्कुल विरोधाभास है। जब रेखाएं समांतर होंगी तो एक दूसरे की जगह पर एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, चाहे उसको अनंत दूरी तक ले जाओ, आप कहीं भी उसको लेके चले जाओ, लेकिन वो रेखाएं मिलती नहीं है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? असंगत। क्या कहते हैं? असंगत। क्लियर? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी और उसको हम संगत कहेंगे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो हम उसे कहेंगे कि वो एक दूसरे को आच्छादित कर रही हैं, उसे संपाती कहेंगे, कोइंसाइड, और उसको हम लोग संगत कहते हैं। तथा जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, देन इट इज पैरेलल लाइन। तब यह पैरेलल लाइन होगी और उसे हम क्या कहेंगे? असंगत। चलिए आगे चलते हैं। अब उन्हीं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के अनुपातों के द्वारा उनका प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है कि दिए गए समीकरणों के युग्म संगत हैं कि असंगत हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे? जो पहले मेथड हमने अपनाया है, सबसे पहले देखिए, मैं आपको सवाल अधिक बताऊं या ना बतलाऊं, मैं पहले सवाल को ही बहुत जैसे पहले मैंने बतलाया उसी तरह से इसको भी डिटेल में बतलाना चाहता हूं। ध्यान से एक बार देख लें। सबसे पहले आप x और y के गुणांकों को लिख लीजिएगा, और स्पष्ट रूप से लिख लेंगे तो दूसरे तीसरे या कितने भी सवाल हों जिसको आप अच्छी तरह से समझे रहेंगे, आगे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहले आप इक्वेशन में देखें तो यहाँ a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 की जगह पर आप क्या लिखेंगे? 5। अब आप कह सकते हैं कि सर इधर नहीं दिया है। हम लोग लगातार कंटिन्यूएशन में लिखते हैं कि 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रहता तो हम आसानी से कर लेते, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां ही, क्योंकि बराबर से आप तुलना कर रहे होते हैं, तो वहां ही उसके चिन्ह के साथ आप बराबर कर देंगे। यहां +5 और 7 इसके चिन्ह के साथ ही आप बराबर कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है कि इधर लिखे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं लिखना चाहिए तो आप इधर उसके चिन्ह को बदल करके इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और यहाँ c1 इज इक्वल टू, देखें इसका 5 है। यहां देखिए a2 इज इक्वल टू 2 और b2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? -3 और c2 इज इक्वल टू 7। अब यहीं पर हमको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना करके इस सवाल को सोचने की जरूरत है कि जो हमारी शर्तें हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के अनुपातों की तुलना करके हल करने की, उन शर्तों को अगर हम अच्छी तरीके से समझे रहेंगे, वे शर्तें हमें याद होंगी, तब तो सवाल को हम हल कर लेंगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज हम केवल हवा में तीर चलाते रहेंगे और हमें नहीं आएगा। तो यहाँ आप देखें, पहले आप लिख लीजिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। आप पहले ही नॉट इक्वल टू नहीं लिख सकते, हो सकता है कि b1 और b2 एक दूसरे के बराबर आ जाए a1/a2 के, इसलिए उसे लिखें। और जब वहां पर आप दिए गए न्यूमेरिकल वैल्यूज को लिख रहे होते हैं और उसके बाद बराबर नहीं होता है, तब तो नॉट इक्वल टू करें, लेकिन अगर बराबर हो जाता है तो कोई बात नहीं है। आप यह मान रखें, देखिए यहां हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू, यहां है 2/3। a1/a2 3/2 इज इक्वल टू b1/b2 2/-3। अब
यहीं पर हम देख लें क्या ये एक दूसरे के बराबर हैं। अगर बराबर होंगे तब हम C1/C2 को भी देखेंगे, लेकिन अगर पहले ही ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आते हैं तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3, और हम जानते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो रेखाएं जब हम हल करते हैं, इन दोनों का समीकरण हल करते हैं तो कैसा आता है? संगत। कैसा आता है? संगत। तो आप यहां लिख देंगे कि यहां केवल हमने तुलना किया है अभी, ठीक है ना, यहां तुलना किया है और यहां करके दिखाया है। तो अब हम लिख देंगे, या आप यहां भी लिख सकते हैं, यहां तो अभी तुलना कर रहे होते हैं ना, तुलना है। अब यहां लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और देखिए हमारा यह है, इसलिए यह क्या है? संगत। अर्थात A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होने पर हमारा मान संगत आएगा। फिर आप दूसरे को देखें, ठीक इसी तरह से दूसरे को देखें, तो दूसरे को देखेंगे तो यह हो जाएगा 3/2। A1 कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड A1। तो देखिए हम x के गुणांक को लिख दिए 3/2 बटा 9। अब बटा 9 का मतलब 9/1 होगा, जो कि 1/9 हो जाएगा गुणा करने पर, इसलिए यहां क्या आएगा? 9 इज इक्वल टू, तुलना कीजिए, B1 क्या आएगा? 5/3 और बाई 10/1। सो जब उसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/10, अर्थात यहां क्या हो जाएगा? 10। अब देखिए इसको जब हम गुणा करके लिखेंगे तो यह होगा 3/18 और यह हो जाएगा 5/30। क्या यह बराबर है? यहां तो मैंने केवल गुणा करने के लिए दिखा दिया बराबर का चिन्ह, लेकिन आप यहां भी लिख सकते हैं कि यह इसके बराबर नहीं है, यह इसके बराबर नहीं है। लेकिन तुलना करने के बाद, चलिए तुलना किया तो क्या है? 3/18 बराबर 5/30। क्या बराबर है? नहीं है। नहीं है तो क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल टू। अब यहां लिखेंगे, यहां डायरेक्ट हम अगर लिख देते हैं कि यह इसके बराबर है या नहीं है, तो फिर हमें कैलकुलेशन करने में असुविधा होगी कि पहले ही हमने बराबर कर दिया या नहीं किया, तो एक विरोधाभास की स्थिति आएगी। लेकिन हम पहले से यह नहीं जानते हैं कि रेखा संगत है कि असंगत है, तो इसकी तुलना करेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 से। अगर ये बराबर होंगे तब तो बराबर लिखेंगे, अदरवाइज नॉट इक्वल टू लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, तुलना करने के बाद पता चला, अब पता चला हमें कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, जो कि ऐसे है। तो यह रेखा कैसी हो जाएगी? संगत। ठीक है। अब आप तीसरे को देख लें, यहां ले लीजिए, A1 की जगह पर क्या लिखेंगे? 2, A2 की जगह पर 4 इज इक्वल टू -3 -6। ध्यान दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी के 4, 1/2 हो रहा है। 2 1 2, 2 दूनी के 4, 1/2 हो रहा है। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2 और 1/2 आ जा रहा है। अर्थात A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो प्राप्त हो गया। तो अब हम देखेंगे कि C1/C2 क्या कर रहा है। अब यहां आप लिखें C1/C2 क्या है? 8 और बाई 9। यह बराबर है? नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे? कट कर देंगे। और यहां आप लिख दीजिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। अर्थात A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के रूप का है। यह हो गया
A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, ये दोनों तो बराबर है लेकिन C1 बाई C2 के बराबर है नहीं है, तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। जब इनके वैल्यू आपस में बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब कि वो एक ही रेखा को निरूपित करेंगे, इनका अनुपात समान आ रहा है, x और y का अनुपात समान आ रहा है। तो उसके बाद जो c होगा वो केवल उसके बीच की दूरी को निर्धारित करेगा। तो जब अनुपात बराबर हो जाएगा तो यह रेखा समांतर होगी। क्या होगी? समांतर। और चूंकि समांतर होगी तो वह कहीं भी कितनी भी दूर तक ले जाया जाए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? असंगत। क्या कहेंगे? असंगत। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों में से संगत और असंगत की पहचान करके इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ग्राफ पर इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? यूँ तो हमने कल आपको बतलाया था, ग्राफ समझे भी होंगे, लेकिन पहले यहाँ पहचान करना है कि संगत है कि असंगत है। अगर संगत होगा तब तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, लेकिन असंगत होगा तो क्या उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन संभव है या नहीं है? है, उसका भी है। संगत है तो पर भी होगा, असंगत है तो पर भी होगा। ठीक है, जैसे जब असंगत होगा तो आपको क्या मिलेगा? पैरेलल लाइन मिलेगी, और पैरेलल लाइन का भी जब ग्राफीय निरूपण करेंगे तो वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, लेकिन ग्राफ पर प्लॉट हो जाएंगी। जैसे जब कभी आप ग्राफ बनाओगे ऐसे तो एक अलग जाएगी, दूसरी एक अलग जाएगी, लेकिन संगत होगी तो वह एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक है, तो यह दो ही संभावना है, या तो जब संगत होगी तब, या जब समपाती होगी। समपाती होगी तो क्या होगा? A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो वह पूर्ण रूप से उसको आच्छादित कर लेगी, पूर्णतया उसे ढक लेगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस रेखा का रिप्रेजेंटेशन एक ही रेखा पर होगा, मतलब जो पहली रेखा होगी उसी पर दूसरी रेखा भी चलेगी। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम चेक करते हैं कि यह क्या है। तुलना करें, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 से इसकी हम तुलना करें। और तुलना करके देखें कि क्या है। हालांकि हमसे केवल यही कहा है, आपसे कह रहा है कि केवल संगत का ग्राफीय निरूपण करें, असंगत का नहीं। असंगत होगा तो उसका भी निरूपण होता है, वह एक समांतर रेखा होगी। और जब जैसे इस तरह से आप इसका प्लॉट कर रहे हैं, दो रेखाएं हैं और दोनों समांतर होंगी तो उनके बीच की दूरियां बराबर होंगी, ऐसे वो चली जाएंगी, लंबी दूरी तक जाएंगी, कहीं मिल नहीं सकती हैं। ठीक है, लेकिन वह आपसे कह रहा है कि बेटा लगा। हाँ, तो चलिए A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 से तुलना करें। तुलना करने पर आप देखें A1 का गुणांक क्या है? 1 बटा A2 2 इज इक्वल टू B1 क्या है? 1 और B2 क्या है? 2। अब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 आ गया, तो आगे देखें क्या C1 बाई C2 है? अगर C1 बाई C2 नहीं होगा तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, और समांतर होंगी तो वह संगत नहीं हो सकती हैं, संगत
नहीं हो सकती हैं, और हमें संगत कह रहा है कि संगत का रिप्रेजेंटेशन करना है, अर्थात इसके क्वेश्चन में जो भी दिया होगा आपके इसी संगत के अनुसार दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हम लिखेंगे कि यह रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ देखें C1 की जगह पर क्या है 5 और C2 की जगह पर क्या है 10, इसे आप कटा दें तो 1/2, यह हो गया A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2, और हम जानते हैं कि A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2। तो रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी। कैसी होंगी, संगत होगी, कोइंसाइड होंगी। तो इसका अब निरूपण हमें करना पड़ेगा, यह हो गया संगत। संगत तो निरूपण करने के लिए हमें अब प्रत्येक समीकरण से कम 3 इसकी वैल्यू निकालनी होगी। आइए इसको देखते हैं। पहले के लिए हम बनाते हैं एक चार्ट। यहां देखें लिखा गया x + y = 5। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं y = 5 - x। y = 5 - x। अब आप अगर x की जगह पर ध्यान दीजिए, x की जगह पर आप अगर 0 लिख दें, x की जगह पर 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 - 0, सो इट इज 5। तो क्या हो गया 5। ठीक है। अब अगर हम फिर इसी इक्वेशन के लिए ले लें y = 5 - x में x की जगह पर अगर 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, कुछ भी लिख दें, x की जगह पर अगर मान लो कि हम 2 लिख दिए, x की जगह पर 2, तो 5 - 2 = 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अगर x की जगह पर हम y = 5 - x, अगर x की जगह पर 5 लिख दें तो क्या हो जाएगा 0। तो लिख दो 5 माइनस, यहां हो जाएगा 5, x की जगह पर लिख दिया आपने 5, तो 5 - 5 = 0। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस तरह से यह हमें प्राप्त हुआ समीकरण x + y + 5 का हल हमें प्राप्त हो गया। इसे हम वैसे ऐसे लिख सकते हैं 0 5 2 3 और 5 0। ध्यान दीजिए। अब दूसरे समीकरण को हम लोग हल कर दें। दूसरे समीकरण को हल करने का अर्थ कि उसमें x का मान रख के y की वैल्यू या y का मान रख करके x की वैल्यू निकाल लें। दूसरा इक्वेशन आपका है 2x + 2y = 10। आप चाहें तो सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, इसमें 2 से अगर भाग दे दें तो यह भी हो जाएगा, लिख देंगे कि 2 से भाग करने पर तो हो जाएगा x + y = 10। हमारा यह भी समीकरण वही हो गया। 2 × 5 = 10, सॉरी यहां लिखेंगे 5। और फिर इसकी वैल्यू आप निकालना चाहो तो उसी तरह से आप निकाल लोगे इसको भी। x y, अब आप फिर उसी तरह से लिख दीजिए y = 5 - x। अब अगर x की जगह पर आप 2 आप एक बार x की जगह पर 1 रखें, x की जगह पर 1 रखें, तो यह हो जाएगा 5 - 1 = 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। फिर y = 5 - x में 2 लिख दीजिए, x की जगह पर 2, या x की जगह पर इस बार 3 लिखो ताकि मान बदल जाए। x की जगह पर 3 लिख दो, तो यह हो जाएगा y
-3 इज इक्वल टू 2। तो देखिए y की वैल्यू क्या आ गई 2, और फिर आप एक बार x की जगह पर 5 माइनस x की जगह पर 0 लिख दीजिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 में से 0 गया तो क्या बचेगा 5। x की जगह पर आपने क्या लिखा 0, x की जगह पर 0 लिखा तो y की जगह पर क्या आ गया 5। अब इसी का रिप्रेजेंटेशन हमें करना है, इसको आप लिख सकते हैं 1 4 3 2 और 0 5। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग करें। हम एक्सिस बना लें, x x डैश y y डैश, ये हमारा मूल बिंदु हो गया 0 0। अब चूंकि आप देखें 0 अधिकतम अंक 5 है, इसमें भी देखें तो अधिकतम 5 है, अर्थात इस पर हम लोग 5 अंक तक चले जाएं, 1 2 3 4 5 6, आगे भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5, इसको 5 कर दिए। अब चलिए हम अपना हल करते हैं। पहले वाले को चलें, 0 5 मैंने x अक्ष पर 0, हमें अब कहीं नहीं जाना है, और y अक्ष पर 5 खाना चलना है, तो होगा 1 2 3 4 5, यह होगा, और इसे हम कहेंगे 0 5। ठीक है, दूसरा देखें क्या है 2 3 माने x अक्ष पर 2 और 3 y अक्ष पर 1 2 3, इसको हम आगे की ओर लेकर बढ़ाएंगे और आएंगे 2 पर, इस तरह से ले चलेंगे, और यह पॉइंट हमारा होगा 2 3। देखिए हमारा मान एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारा कोई भी खाना छोटा है, कोई खाना छोटा कोई खाना बड़ा हो गया है, तो थोड़ा सा वो डेविएट करेगा, लेकिन आप जब इसे अपने पेपर पर खींचेंगे तो बिल्कुल सही रिपोर्ट आएगी। फिर है 5 0 5 मैंने x अक्ष पर 5 खाना, 1 2 3 4 5, और y पर 0 अर्थात ऊपर नहीं जाना है, तो यह हो गया हम लोग का 0 5। अब आप ठीक से इसे देखें तो देखिए ये तीनों बिंदु एक साथ मिलेंगे, यह हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका हुआ x प्लस y इज इक्वल टू 5 का। अब दूसरे वाले को आप खींचें, ध्यान दीजिए 1 4 1 माने x अक्ष पर 1 खाना, और 4 4 पर चले हम y अक्ष पर 1 2 3 4। अब इसको आगे की ओर लेकर आप बढ़ावें, और 1 2 3 4, देखिए यह इसी बिंदु पर आ गया, और यह हो गया 1 4, इसी पर आ गया यह बिंदु। फिर दूसरा क्या है 3 2 3 x अक्ष पर 1 2 3, और 2 y अक्ष पर 1 2, इसको लेके आगे की ओर बढ़े, इसको भी लेके आगे की ओर बढ़े, और इसको लेके चलिए आगे की ओर 3 2, या 3 2 यहां आ गया, और 0 5 0 x मैंने यहां, और 5 ऊपर चलिए, पहले में 5 0 है ना, तो यह गलत हो गया है, 5 0 5 वहां 0 5 0 यहां आएगा, और 0 y अक्ष पर है। तो देखिए यह रिप्रेजेंटेशन
गलत हो गया है, ध्यान दीजिए। पहले वाले में देखिएगा 5 0 है तो एक अक्ष पर 5 चलेंगे तो कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5, और 0 एक अक्ष पर मैंने नहीं, क्या हो गया, यह हो गया 0। और इसमें है 0 5, एक अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 5 खाना, तो y अक्ष पर 5 खाना, यह होगा 0 5। ठीक है। अब आप देखें तो ये सारे बिंदु उसी रेखा पर मिल रहे हैं, सारे बिंदु उसी पर मिल रहे हैं, इसलिए जब भी हम a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 की तुलना करते हैं और तीनों में एक निश्चित अनुपात होता है, तो उससे हमें संपाती रेखा प्राप्त होती है, जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निम्न प्रकार का है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां लिखना था यहां और यहां लिख दिए थे हम, सारी एक बार फिर से देख लें। पहले में 0 5 का मतलब है, नहीं इसमें आया हुआ है 0 5 0 और 5 y अक्ष पर चलेंगे तो यहां हो गया 2 3 2 3 1 2, और y अक्ष पर 3 1 2 3 दोनों को मिलाए तो यहां आ गया। फिर 5 0 अर्थात एक अक्ष पर 5 1 2 3 4 5, तो यहां हो गया 5, और 0 y अक्ष पर अर्थात ऊपर नहीं चलना है तो यहां हो गया। ठीक है। अब आप चले 1 4 दूसरे रेखा के लिए, तो 1 और 4 मैंने यहां दोनों को एक जगह मिला तो आपका यह प्राप्त हुआ। फिर 3 2 3 माने x 1 2 3 2 1 2 मिलाए तो हो गया यहां, और फिर 0 5 0 अर्थात x अक्ष पर यहां, और 5 हम चलेंगे कहां, ऊपर की ओर 1 2 3 4 5। तो इसमें पहले में जब दिया हुआ है पहले समीकरण में 5 0, तो 5 0 माने एक अक्ष पर चलेंगे, ठीक है, और y अक्ष पर 0। और देखिए दूसरे समीकरण में भी 0 5 आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ x 0 है, यहाँ x 0 है, y 5 है, इसका मतलब कि x 0 यहाँ हो जाएगा, y 5 1 2 3 4 5। तो आप भ्रम में न पड़े, x 5 है तो हम 5 पर चलेंगे x एक्सिस पर, और 0 y पर है तो y एक्सिस पर 0 चलेंगे। और इस दूसरे वाले में ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस पर 0 है, x पर 0 है तो 0, और y एक्सिस पर 5 है तो 1 2 3 4 5। आप देखते हैं कि सारे बिंदु एक ही बिंदु पर और एक ही रेखा में पड़ रहे हैं, इसलिए इनको मिलाने से प्राप्त रेखा पर दूसरी रेखा भी आच्छादित हो रही है, दूसरी रेखा भी उसी पर पड़ रही है। इस प्रकार इसे हम संगत कहेंगे और इसे संपाती भी कहते हैं, इस अंग्रेजी में कोइंसाइड भी कहते हैं। तो इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, और हमारा चैप्टर भी अब कंप्लीट हुआ। तो आप अपने इस एक्सरसाइज के सारे सवालों को इसी फार्मूले पर करें, और आप अच्छी तरीके से एक चीज को ध्यान रखें, जिस लड़के को a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 में संबंध ज्ञात हो जाएगा कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 है, या नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, या a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 है, या a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 है। तो इन संबंधों के द्वारा जो हमारे निर्णय आए हुए हैं, जो रिजल्ट आए हुए हैं, जो परिणाम आए हुए हैं, अगर उन परिणामों को आप अच्छी तरीके से याद रखते हो, तब तो आप इनको बता पाओगे कि यह संगत है, कि यह असंगत है, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो बच्चों, आज मैं अपने क्वेश्चंस के क्रम को, सवालों के क्रम को मैं यहीं पर रोकता हूं, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कॉल करें, या मेरे व्हाट्सएप पर आकर के आप बतावें
कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है कि नहीं आया है। यदि आया होगा तो मुझे प्रसन्नता होगी, अगर आपको नहीं आया होगा तो मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपको और बेहतर ढंग से बताऊं। चूंकि ऐसी स्थिति में सवालों को ज़्यादा कवर करना होता है, बताना होता है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, और जल्दी जल्दी नहीं बोलने पर हमारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे। केवल अगर एक सवाल ही मैं बहुत बढ़िया से समझा करके चला जाऊं तो आप लोग जिस कक्षा में पढ़ते हैं आप कह सकते हैं कि सर एक ही बतलाए, दूसरे तीसरे सवालों को टच नहीं किए। इसलिए मैं चाहता हूं कि दूसरे तीसरे चौथे सवालों को भी टच करूं, ताकि आपके सिलेबस के अधिक से अधिक सवालों को मैं हल कर जाऊं और उसकी मदद से आप बचे हुए शेष सवालों को करें। तो प्लीज आप जो भी असुविधा होती है, जो भी आपको दिक्कत होती है, आप मुझे कॉल करें, मुझसे पूछें, मुझे प्रसन्नता होगी। तो चलिए, थैंक यू।